गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मॉडल एक्सिलरी। क्योंकि मॉडल एक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग अधिकांश रूप से पैसेज को ट्रांसलेट करने में और इसी के साथ इंग्लिश स्पीकिंग में भी इसका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। बहुत से सेंटेंस जो बिहेवियर आते हैं, व्यवहार वाले आते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉडल है इसका नाम ही है मॉडल एक्सिलरी, जिसकी हिंदी होती है रूपात्मक सहायक क्रिया। रूपात्मक सहायक क्रिया या किसी रूप को या तौर तरीके के बारे में बताता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। जो हमारा आज का टॉपिक है लिखा है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी मीन्स होता है रूपात्मक सहायक क्रिया। रूपात्मक सहायक क्रिया, और इसी रूपात्मक सहायक क्रिया को हम वृत्तिवाचक सहायक क्रिया भी कहते हैं। तो इसके पहचान देखते हैं कि ऐसे सहायक क्रियाएं, ऐसी सहायक क्रियाएं या ऐसे वर्ब जो किसी कार्य को करने के ढंग, ध्यान दीजिएगा, कार्य के करने का ढंग लिखा है, किसी कार्य को करने के ढंग या तरीके, ढंग या तरीके, तरीके मीन्स मोड, क्या होता है मोड, और यही मोड जो है मॉडल बना है। इसी मोड से एक मॉडल का निर्माण हुआ है। तो बताया कि तरीके या मोड को प्रकट करने के लिए मेन वर्ब किस रूप में, मेन वर्ब की सहायक क्रिया, मेन वर्ब की सहायता करती है, मेन वर्ब की सहायता करती है। फिर देख लीजिए, मोड प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करती है, उन्हें मॉडल एक्सिलरी, उन्हें क्या कहा जाता है, मॉडल एक्सिलरी मीन्स रूपात्मक सहायक क्रिया या मॉडल्स कहा जाता है। क्या जाता है, मॉडल्स मीन्स रूपात्मक। तो रूपात्मक सहायक क्रिया या वृत्तिवाचक सहायक क्रिया, रूपात्मक सहायक क्रिया या वृत्तिवाचक सहायक क्रिया कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मॉडल किसे कहते हैं। मॉडल जो होता है वह किसी कार्य को करने के ढंग या तरीके के बारे में बताता है या मोड को बताता है, वही मोड ही इसका फॉर्म है मॉडल। तो उसी से मॉडल बना है, तो मॉडल हो गया। तो फिर लिखा है किसी कार्य विधि, यहाँ पर स्पष्ट बता दिया है कि किसी कार्य विधि को स्पष्ट करने के कारण ही, स्पष्ट करने के कारण ही कि मतलब कार्य करने के तरीके के बारे में बताता है। तो लिखा है किसी कार्य विधि को स्पष्ट करने के कारण ही इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडल्स कहा जाता है या रूपात्मक कहा जाता है। मॉडल एक्सिलरीज निम्नलिखित है, मॉडल एक्सिलरीज निम्नलिखित है। तो हम देखते हैं कि मॉडल एक्सिलरी कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो लिखा है जैसे विल, शैल, कैन, मे, माइट, वुड, शुड, ought to, must, need, dare, have to, are। फिर से एक बार देख लीजिए, will, shall, can, may, might, would, should, ought, must, need, dare, have to, are। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, will का पास्ट फॉर्म would होता है, shall का पास्ट फॉर्म should होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, उसके अलावा आर टू, मस्ट, नीड, डेयर, हैव टू आदि भी होते हैं। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि मॉडल एक्सिलरी से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट है या कुछ विशेष बातें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है कि उसमें कौन कौन से रूल लगते हैं और क्या क्या तरीके हैं। तो हमारा चलते हैं, नोट में लिखा है कि मॉडल एक्सिलरी से संबंधित निम्नलिखित बिंदु है, निम्नलिखित बातें हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है मॉडल एक्सिलरी जो सहायक क्रिया होती है वह सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं। सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं। इसमें सीधा सीधा अर्थ है कि जैसे टेंस में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते थे और कहीं पर गो लगता था तो कहीं पर गोज हो जाता था, तो कहीं पर गान हो जाता था, तो कहीं पर गोइंग हो जाता था। तो इस प्रकार इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ सब्जेक्ट के साथ हमेशा एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल हो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, हमारा सेकंड पॉइंट है सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब। इस चीज ध्यान दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट लिखा है मॉडल एक्सिलरी के साथ सामान्य रूप से एमवी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा, यह सामान्य रूप से एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है, लिखा है कि पैसिव वॉइस, इसमें पैसिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी के बाद, ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी के बाद बी प्लस एमवी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसमें, पैसिव वॉइस से कोई सेंटेंस बनाया जाता है तब, जैसे कैन बी है तो कैन बी प्लस एमवी थर्ड हो जाता है, कुड है तो कुड बी प्लस एमवी थर्ड हो जाता है। इस तरह पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। हमारा पांचवा पॉइंट है, लिखा है अगर एक ही वाक्य में प्राइमरी एक्सिलरी तथा मॉडल एक्सिलरी या मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग किया गया हो तब मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग पहले तथा प्राइमरी एचवी या प्राइमरी एक्सिलरी का प्रयोग बाद में करते हैं। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि मॉडल एक्सिलरी को या हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है और प्राइमरी जो मेन वर्ब होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो इस तरह मॉडल से संबंधित कुछ विशेष बातें थे जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने आगे की टॉपिक तरफ, देखते हैं क्या अगला पॉइंट है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट, यह है यूज ऑफ विल। जैसे कि आपको पता है विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है और विल का फर्स्ट फॉर्म वुड होता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो यूज ऑफ विल है, यूज ऑफ विल का सामान्य हिंदी अर्थ होता है गागे गी का मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागे गी है तो ऐसे वाक्यों में विल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नोट पॉइंट फर्स्ट है, नोट पॉइंट लिखा है कि विल, क्या लिखा, विल का सामान्य अर्थ फ्यूचर टेंस में, किसमें, फ्यूचर टेंस में गागेगी होता है। ध्यान दीजिएगा, विल का सामान्य अर्थ फ्यूचर टेंस में गागेगी होता है। इसमें फिर लिखा है सिंगुलर तथा प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर तथा प्लूरल, क्या क्या, ही सी इट यू दे राम सीता बॉयज गर्ल्स। ध्यान दीजिएगा फिर से, ही सी इट यू दे राम सीता बॉयज गर्ल्स। आज के साथ एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, विल प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका विल प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर और प्लूरल वाले सब्जेक्ट में इसमें आई और बी का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पहले से पता है, आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस टॉपिक में शैल का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वह है यूज ऑफ विल। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं इसका रूल क्या है। रूल में लिखा है सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, चाहे जो भी सब्जेक्ट होगा पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस एचवी में कोष्टक में विल हो गया, प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबी प्लस ओटीएच प्लस टाइम। तो एक बार रूल फिर से रिवाइज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एचवी विल प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबी प्लस ओटीएच प्लस टाइम। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल तरफ। लिखा है, पहला एग्जाम्पल लिखा है, वह आज क्रिकेट नहीं खेलेगा। यहाँ आ गया खेलेगा। तो हम कर सकते हैं ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टूडे। तो वह आज क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टूडे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है,
तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, गे आ गया तो हो गया यू विल नॉट गो टू स्कूल, यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो इस तरह हमारे बहुत सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे वह नहीं पढ़ेगा, तुम स्कूल नहीं जाओगे, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, मैं नहीं सोऊंगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बनाकर उनका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप विल के प्रयोग को नोट पॉइंट पहला देख लिए। अब हम चलते हैं अपने नोट पॉइंट सेकंड की तरफ। तो नोट पॉइंट में हम नोट पॉइंट देखते हैं सेकंड नोट पॉइंट क्या है। सेकंड नोट पॉइंट लिखा है कि अगर फ्यूचर टेंस, किसमें, फ्यूचर टेंस की वाक से दृढ़ निश्चय, क्या है, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड, क्या, दृढ़ निश्चय, धमकी, थ्रेट, धमकी, प्रेशर, दबाव, इरादा या सहमति या वायदा, वायदा मीन्स वचन या प्रॉमिस। तो फिर देख लीजिएगा क्या कि ऐसे वाक्यों से अगर फ्यूचर टेंस में दृढ़ निश्चय की बात हो, धमकी की बात हो, दबाव या इरादा, सहमति या वायदा या किसी प्रॉमिस या वचन का आदि ऐसे वाक्य आज का भाव प्रकट हो, तब ऐसे वाक्यों में ध्यान दीजिएगा आई और बी, किसके साथ, आई और बी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। किस कंडीशन में आपको बता दिए गए कि अगर ऐसे वाक्यों से दृढ़ निश्चय, दबाव, धमकी, सहमति या इरादा या वचन का भाव प्रकट हो उस वाक्य से, तब ऐसे वाक्यों में आई और बी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो रूल देखते हैं, हमारा रूल क्या है। रूल लिखा है सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखा आई बी, अन्य सब्जेक्ट का वर्णन नहीं किया है क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा आई और बी संबंधित है। तो सब्जेक्ट ब्रैकेट में आई बी प्लस एच बी विल प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ओ बी प्लस ओ टी एच प्लस टाइम। एक बार रूल फिर देख लेते हैं। सब्जेक्ट ब्रैकेट में आई बी प्लस एच बी विल प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ओ बी प्लस ओ टी एच प्लस टाइम। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल तरफ। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि मैं यह कार्य आज समाप्त करूंगा, मैं यह कार्य आज समाप्त करूंगा। यहाँ पर देखिए दृढ़ निश्चय की बात है। दृढ़ निश्चय मतलब श्योर है कि वो काम आज जरूर समाप्त करेंगे, निश्चित बात है। तो क्या होगा कि आई विल हमने बताया था कि ऐसे वाक्यों में विल का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा आई विल डू दिस वर्क टुडे, आई विल डू दिस वर्क टुडे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, लिखा है मैं आपका घर 1 माह के अंदर खाली कर दूंगा, मैं आपका घर 1 माह के अंदर खाली कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, अनिवार्यता या बाध्यता की बात आई है, सिक्योरिटी की बात आई है कि मैं आपका घर 1 महीने के अंदर ही क्या करूंगा, खाली कर दूंगा। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा आई विल वैकेंट मीन्स खाली करना। आई विल वैकेंट योर हाउस विद इन ए मंथ। फिर देख लेते हैं। आई विल वैकेंट योर हाउस विद इन ए मंथ। ये क्या है, अनिवार्यता या बाध्यता की बात है। अगला एग्जाम्पल है हम तुम्हें अवश्य मार डालेंगे, यहाँ पर धमकी की बात है। क्या है, धमकी की बात है। तो देखिए लिखा है वी विल किल यू। इसमें ऐसे वाक्यों में है अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं क्योंकि अवश्य जो होता है वह धमकी के भाव में छिप जाता है, इसलिए हमें अलग से परहैप्स या अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। सीधा अर्थ जानिए कि अगर ऐसे वाक्यों में अवश्य या जरूर शब्द आए तो उनका इंग्लिश का प्रयोग नहीं करना या उनकी इंग्लिश ऐसे वाक्यों में नहीं करना है। तो हम चलते अपने नोट पॉइंट थर्ड की तरफ। हमारा 2 पॉइंट हो चुका है, तीसरे पॉइंट पे आए हैं। तो तीसरा नोट पॉइंट देखिए क्या है। नोट पॉइंट लिखा है कि फ्यूचर टेंस। क्या लिखा है, फ्यूचर टेंस में सेकंड पर्सन मतलब यू से। क्या है, फ्यूचर टेंस में सेकंड पर्सन यू मतलब तुम या आप, यू के साथ विल का प्रयोग विनम्र निवेदन इसकी इंग्लिश होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट सीधा अर्थ है कि निवेदन के अर्थ में, किसमें, निवेदन के अर्थ में, निवेदन के लिए भी किया जाता है। क्या किया जाता है
कि निवेदन अगर पोलाइट वाले रिक्वेस्ट वाले वाक्य आते हैं और यू का प्रयोग है तो यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लिखा है और ऐसे वाक्यों में क्या, और ऐसे वाक्यों में क्या के लिए सबसे पहले विल का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकांश रूप से जो निवेदन वाले वाक्य होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं और फ्यूचर टेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका रूल देखते हैं। लिखा है एचवी कोष्टक लिखा विल कोष्टक क्लोज प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में यू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ओबी प्लस ओटीएच प्लस टाइम। तो इस तरह एक बार रूल फिर देख लीजिए। एचवी ब्रैकेट में विल ब्रैकेट क्लोज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में यू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ओबी प्लस ओटीएच प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। क्या आया है? देंगे। तो सीधा अर्थ है कि निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। हम कह सकते हैं क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे। हम कह सकते हैं क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार देंगे। इस तरह बहुत सारे निवेदन रिक्वेस्ट सूचक सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें लिखा है क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे, तो निवेदन कर रहा है। तो क्या के लिए मैंने बताया कि विल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, तो हो जाएगा विल। क्या हो जाएगा? विल। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका यू था तो यहाँ हो गया यू। विल यू गिव मी, एमवी फर्स्ट हो गया। विल यू गिव मी, ये मी आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। मी योर पेन, विल यू गिव मी योर पेन। आप कह सकते हो क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे, तो हो जाएगा विल यू गिव मी योर बुक। इस तरह हमारा सेंटेंस हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है, लिखा है क्या आप मेरी सहायता करेंगे। क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर सीधा अर्थ है कि सहायता के लिए हमें क्या करना होगा, निवेदन का भाव प्रकट होता है। तो लिखा है क्या आप मेरी सहायता करेंगे, हो गया विल। क्या हो जाएगा? विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। तो इस तरह निवेदन सूचक कई सारे शब्द आप बना सकते हैं विल क्या से प्रयोग करके सेकंड पर्सन में। तो हम चलते हैं अपने नोट पॉइंट 4 की तरफ। तो नोट पॉइंट 4 में लिखा है संभावना। क्या लिखा है? संभावना या कल्पना। इस दो शब्द को याद रखिएगा। संभावना व कल्पना प्रकट करने के लिए भी आई वी किसके साथ? संभावना व कल्पना, इमेजिनेशन, कल्पना प्रकट करने के लिए भी आई वी के साथ, किसके साथ? आई वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता है किसमें? कल्पना और संभावना प्रकट करने वाले वाक्यों में। जैसे कि आपको पता है कि सामान्य रूप से अगर सामान्य सेंटेंस होते हैं तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में शैल का प्रयोग नहीं होता है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल तरफ। एग्जाम्पल लिखा है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, लिखा है मेरा विचार है कि वह एक डॉक्टर होगा। यहाँ क्या कर रहे हैं? कल्पना का या इमेजिनेशन, कल्पना का भाव प्रकट हो रहा है। किसका? कल्पना का। तो देखते हैं, मेरा विचार है कि वह एक डॉक्टर होगा। यहाँ कल्पना भाव प्रकट हो रहा है, हो जाएगा मेरा विचार है कि आई थिंक मीन्स मेरा विचार है वह एक डॉक्टर होगा। ही विल बी ए डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस है हमारी आशा है कि वह शाम तक आ जाएगा। यहाँ संभावना का बात किया गया है। हमारी आशा है कि वह शाम तक आ जाएगा। हो गया वी होप मीन्स हमारी आशा है, ही विल कम टिल इवनिंग मीन्स शाम तक। वी होप, ही विल कम टिल इवनिंग। तो हम चलते हैं अपने नोट पॉइंट 5 की तरफ। तो हम चलते हैं अपने नोट पॉइंट 5 की तरफ। नोट पॉइंट 5 में लिखा है कि अगर फ्यूचर टेंस, इसमें फ्यूचर टेंस में कंडीशनल सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस मीन्स शर्त सूचक। कंडीशनल सेंटेंस मीन्स शर्त सूचक वाक्य का भाव प्रकट हो। क्या हो? वाक्य का भाव प्रकट हो, तब दूसरे वाले वाक्य मतलब सेकंड वाक्य में भी, या प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। दूसरे वाक्य मतलब प्रिंसिपल क्लॉज में सेकंड मतलब यू, और थर्ड मतलब ही सी इट। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी
विल का प्रयोग अवश्य किया जाता है, अवश्य किया जाता है। तो सीधा सीधा अगर कंडीशनल सेंटेंस आता है और ऐसे वाक्यों में सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे का प्रयोग किया गया तब भी इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, लिखा है एग्जांपल में यदि तुम, यहाँ पर तुम आया सेकंड पर्सन है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो सफल हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा, तो के लिए ऐसे वाक्यों में देन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम कामा का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। तो हो गया यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, जाओगे। तो दोनों वाक्यों में आया है। तो एग्जांपल देखते, इसका इंग्लिश देखते हैं। यदि की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड मीन्स यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, कामा तो के लिए हम कामा कर दिए, तुम तो सफल हो जाओगे। यहाँ पर यू जो है हम अपने मन से ला दिए क्योंकि जो सब्जेक्ट यहाँ पर है उसी के बारे में यहाँ बात किया गया कि यहाँ सेंटेंस बनाने के लिए हम यू का प्रयोग कर दिए। तो हो गया यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। हमारा दूसरा एग्जांपल है, लिखा है यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे कामा तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओ मतलब तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर तुमको हाइड कर दिया गया लेकिन सेंस पूरा होता है। तो देख लेते हैं, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। इंग्लिश देखते हैं, इफ यू रीड मतलब यदि तुम पढ़ोगे तो कामा कर दिए तो के लिए यू विल पास। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में दूसरे वाले जो वाक्य होते हैं उसमें विल का प्रयोग अवश्य किया जाता है, विल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे, तो इस तरह आप देखेंगे हमारे इस कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स को और एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि अगर यह मेरा वीडियो यूज ऑफ विल के कई नोट पॉइंट हैं जिसको हमने आपको बता दिया, आज हमारा ये टॉपिक यूज ऑफ विल फिनिश हुआ। तो अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे रूल्स पढ़ाए गए जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं वो समझ में आया हो, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें या उनको लाभ हो सके, वे सीख सकें और वे अपने नॉलेज को इंक्रीज सकें। तो आपको मेरे इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।